नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्कूलिफाई एकेडमी। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करना जा रहे हैं जिसका नाम है पेपर लीक सीरीज़। बिल्कुल सही नाम है इसकी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में आने ही वाले हैं, कन्फर्म है। और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, इस कंटेंट के बाहर, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो आइए इसके बारे में थोड़ी और पता कर लेते हैं। ये जो चैप्टर लिया है हमने, ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक से लिया है और इसका चैप्टर का नाम है वो है पॉपुलेशन। बेसिकली चैप्टर फर्स्ट है ये, ठीक है। इसमें जो आज मैं पीडीएफ लेके आया हूँ, इसके अंदर आपके पास होंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस, 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसके अलावा 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और इसमें 5 होने वाले हैं, वो होने वाले हैं डिटेल क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं साथ ही साथ में आपको मार्क करवाते हुए चलूंगा कि ये जो इम्पोर्टेंट वाले होंगे उस पर स्टार लगा दूंगा, आपको बता दूंगा साथ में कि ये इम्पोर्टेंट है। ये आपकी जो पेपर आने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, और जो नहीं इम्पोर्टेंट होंगे मैं उनको बता दूंगा कि इनको जस्ट पढ़ना ही है, ठीक है। तो चलो शुरुआत यहाँ से करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है चूज द राइट आंसर, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसलिए 4 ऑप्शन डाल के नीचे मैंने साथ में आंसर भी डाल दिया है, क्योंकि फिर अगर आप आंसर ढूंढते फिरोगे, ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है आपके लिए, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ने का टाइम है, इसमें आपको कुछ नया कंटेंट ढूंढना नहीं है, ठीक है। कि नई नई चीज़ें अगर आप इस टाइम पे ढूंढोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होना है, इसलिए मैं आंसर भी साथ ले आया हूँ। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उसका लिखा हुआ है इंडियाज पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस इज। तो इसमें जैसे ऑप्शन नीचे डाल रखा है मैंने, ऑप्शन डी लगाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। फिर फिर आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये पीवाईक्यू हैं। ये क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, या आपके सीयूटी एग्जाम में, सीयूटी के पर्सपेक्टिव से भी नए देखें तो ये बोर्ड में भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करते हुए चलूंगा। ये जो सेकंड वाला है इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपसे पूछा गया है, पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है, और इसका आंसर मैंने नीचे बिहार डाल रखा है, हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन बिहार में है, ठीक है। और मैंने डिटेल भी डाल दिया है, थोड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो वो आपकी चॉइस है, बट मैंने मेहनत की है अपनी तरफ से, ठीक है। अब इसमें जो लाइन मैंने आगे लिखी है वो इसलिए डाली है क्योंकि कुछ-कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि कभी-कभी आंसर याद नहीं आता है। इन चारों में से आंसर उनको याद नहीं आएगा, पर बात ये ऐसी होगी कि उनको जो नीचे सब्जेक्टिव लाइन मैंने डाली है, उसमें से कुछ भी एक पॉइंट भी अगर याद आ जाता है, तो उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही आंसर अपना टिक लगाएगा और आंसर सही कर देगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं अपन, जिसमें पूछा गया है कि हाईएस्ट पोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इसके अंदर आंसर होगा गोवा, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखना। ये जो बारीक सी आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है उसका बहुत ही ध्यान से देख के फिर उसका आंसर करिएगा, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये इसको देखना है पहले क्वेश्चन के अंदर जब भी पेपर करने जाओ। ऐसा नहीं है कि आप सीधा आपने यहाँ सेंसस रिपोर्ट देखी और हाईएस्ट पोर्शन देखा और सीधा ही वहाँ पे बिहार टिक मार के आ जाओगे अगर ऑप्शन में होगा तो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं अपन इसी के साथ में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये आप छोड़ सकते हो, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पर इसको भी ऐसे एकदम बेसिक नॉलेज के लिए इसको आप रख लेना, ठीक है। फिर आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डाल दिया मैंने। पता नहीं कभी कभी किस्मत आपकी अच्छी होती है तो सीबीएसई को भी ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं और वो पेपर में उठा के डाल देता है, तो मेरा फिर ब्लेम नहीं आना चाहिए फिर कि सर ने करवाया नहीं या भैया ने करवाया नहीं, तो मैंने इसलिए भी ये भी डाल दिया है। फिर जो आगे वाली है ये सेंसस रिपोर्ट वाली जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है पर इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जरूर याद कर लेनी है। हर 10 साल के बाद में सेंसस रिपोर्ट, सेंसस जो होता है वो कंडक्ट होता है, ठीक है। फिर जो है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है, इसलिए मैं इसके ऊपर स्पेशल फोकस डालूंगा। ये जो क्वेश्चन है कि पहला सेंसस कब कंडक्ट हुआ था,
इसका जो आंसर है 1872 है। ठीक है, पर आपकी जो एनसीईआरटी है उसके पेज फर्स्ट में जो बॉक्स में डाला हुआ है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। उसमें बात यह है कि वहाँ पे साथ में ये नहीं बताया हुआ है कि ये जो कंप्लीट हुई थी ना वो 1881 में हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि कंप्लीट रिपोर्ट कब आई, और तो बच्चा क्या करता है उसको सीधा ही ऑप्शन देखेगा और सीधा इसको टिक मार देगा, जो कि उसका गलत होने वाला है डेफिनेटली। तो बहुत ही पेशेंसली पेपर करना है, पेपर में घबराना नहीं है और बहुत ही एक्साइट भी नहीं होना है कि तो मुझे आता है, सीधा ही इसको देखा और करेक्ट टिक कर दिया। ठीक है, तो आपको आराम से देखना है, फिर ऑप्शन पे क्लिक करना है या टिक करना है या मार्क करना है। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं इसी के साथ में अपन। तो आगे वाला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है which physical factor largely determines the pattern of population distribution in India। कौन सा वो फैक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इंडिया के अंदर उसके लिए। ऑफ कोर्स क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे कौन रहना पसंद करेगा। अगर क्लाइमेट जहाँ पे अच्छा होगा तो वहाँ पे मोस्टली लोगों का घर वहीं पे होगा जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है। रेगिस्तान में कोई रहना पसंद नहीं करता, इसलिए राजस्थान में पॉपुलेशन कम है। ठीक है, राजस्थान में भी वो वाला पार्ट जहाँ डेजर्ट है। एक एग्जांपल दिया है पहाड़ी एरिया में, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे लोगों का जो रहने की जो कैपेबिलिटी है वो कम है। वहाँ पे लोग ना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं रह रहे हैं। वहाँ जितना एरिया है उतना लोग नहीं रहते हैं, वो इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो रहना है वो काफ़ी टफ है। लाइफ वहाँ की लाइफ स्टाइल वो बहुत ही हार्ड है, इसलिए वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो इसका आंसर आप क्लाइमेट में डाल दीजिएगा। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है विच स्टेट अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज शेयर इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। ठीक है, इसका इतना नॉलेज होता है जनरली लोगों में, पर एक बात का ध्यान रखना, डेंसिटी बिहार में ज़्यादा है, पॉपुलेशन यूपी में ज़्यादा है। ओके, फिर आगे अपन चलेंगे। तो आगे चलते हुए देख लेते हैं द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2011 वॉज इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, पहले भी पेपर में आया है। तो इसका बहुत ही अच्छे से अपन ध्यान रखेंगे, एक भी अपन वो गलती नहीं करेंगे जो और बच्चे करेंगे, और जो जहाँ से पढ़ेंगे वो बच्चे थोड़ी बहुत गलती कर देंगे, पर अपन को एक भी गलती नहीं करनी है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क के याद कर लेना है। फिर आगे वाला जो क्वेश्चन है लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रिकॉर्डेड इन द इंडिया स्टेट इन 2011। स्टेट पूछा है, याद रखना, यूटी नहीं पूछा है। ये बहुत ही माइनर सा जो वर्ड है ना वो आपको आंसर गलत करवा देगा, तो इसको अरुणाचल प्रदेश करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं द डिफरेंस इन पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 1951 एंड 2011 वॉज एन इंक्रीज ऑफ मोर देन। इसको थोड़ा सा बेसिकली याद कर लेना, उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट थोड़ा सा इसको कंसिडर कर सकते हो, लेवल अच्छा आएगा तो पूछ लेगा। फिर आगे वाला जो है वो है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लो यहाँ पे, मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है फॉर्मूला पूछ लेता है, और एक और मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, वो होता है एग्रीकल्चर डेंसिटी देखने के लिए भी आता है एक फॉर्मूला, वो भी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ में। आगे चलते हैं। द मॉडरेट टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान इज एट्रिब्यूटेड टू। ऐसी क्या हुआ राजस्थान में, ऐसा क्या कंडीशन बन गई कि राजस्थान में हाई टू मॉडरेट लोग रहने लग गए, पहले नहीं रहते थे। ऑफ कोर्स वहाँ पे इरिगेशन हो गया, राजस्थान में पानी की कमी है, और वहाँ पे अगर पानी मिल जाए तो लोग रहना क्यों नहीं पसंद करेंगे। एक्सेप्ट डेजर्ट पार्ट को छोड़ के जो राजस्थान है उसमें लोग रहना पसंद करेंगे। तो वहाँ पानी की पूर्ति होते ही वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। फिर है द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन 2011 वॉज। बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा हार्ड अगर पेपर आएगा आपका तो पूछा जा सकता है, नॉर्मल लेवल में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, द पीरियड 1901 टू 1921 इज आल्सो एज ए पीरियड ऑफ। ये साथ में ही आपको ये जो पीरियड वाला है ना, ये 4 फेजेज में आपकी बुक में दिया हुआ है। ये अगर आपने याद कर लिया तो इस चैप्टर के मोस्टली आपने 70% जो कंटेंट है वो याद कर लिया, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपके आएगा, बड़ा वाला जो क्वेश्चन आता है, उसके अंदर भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बस यही एक जो चारों फेज पूछ लेगा
और आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो इसको भी अपन को देख लेना है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। जो ईयर जो दिए हुए हैं ना इसमें 1901 टू 1921, वो बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, ईयर्स आगे पीछे नहीं करने हैं। फिर पूछ लेगा नेगेटिव ग्रोथ रेट इन इंडियाज पॉपुलेशन, तो फिर वो भी आपको जो ईयर्स मैंने जैसे बताई वो डेकेट्स याद कर लेना आप, और वो भी निकल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ईयर्स याद रखना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी मैंने डाल दिया नीचे, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको बस मैं एक बार देख लेते हैं, मैं नीचे पीडीएफ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको पीडीएफ को बड़ी गौर से पढ़ना। हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें समझाई हुई आपको समझ ना आए, पर ये जो पीडीएफ है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सीरीज का नाम रखा है पेपर लीक सीरीज, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं ना वो सारे आपके पेपर में आएंगे। इस जो पीडीएफ में है वो सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मैं एमसीक्यूज भी ज़्यादा फोकस कर नहीं रहा हूँ, आप देखते हुए चलिए, ठीक है। फिर डाउनवर्ड ट्रेंड्स ऑफ क्रूड बर्थ रेट पोस्ट 1981 इज एट्रीब्यूटेड टू, इसमें देख लेंगे ना कि इंक्रीज्ड मीन एज एट मैरिज एंड इम्प्रूव एजुकेशन और फीमेल्स, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी, फिर लोगों ने बच्चे पैदा करना कम कर दिया, मतलब जो स्लोगन दिया गया था ना, हम दो हमारे दो, वो इसी टाइम के आसपास दिया गया था, तो लोगों पे उस पर काफ़ी पॉजिटिवली इफेक्ट आया, तो लोगों ने जो बच्चे पैदा करना कम कर दिया, इसकी वजह से जो बर्थ रेट थी वो थोड़ी कम हो गई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है किसी कंट्री के लिए, बेसिकली जब कि उसके पास काफ़ी सारी यूथ हो ऑलरेडी। तो चलो आगे बात करते हैं ना, ठीक है। इसमें पूछा लोएस्ट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 1991 टू 2001 डेकेड, केरला है, ऑफ कोर्स केरला, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी पढ़े हुए होते हैं, तो वो उतने इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लाइक उनको ऑलरेडी पता है कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो जाएंगी, और देश के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी रिसोर्सेज कम होंगे, तो इसलिए उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए है। मैं एक बेसिक सा नॉलेज दे रहा हूँ, मेरा किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, ठीक है, कहीं आप उसको नेगेटिवली ले लो, तो मैं बता रहा हूँ आपको एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ताकि आप उस नज़रिए से सोचोगे थोड़ा सा, तो आपको आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि जो केरला की जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है। और फिर आपको ये वाला क्वेश्चन में बेसिक सा है, इसको छोड़ सकते हो आप, मतलब मैंने ऐसे डाल दिया था क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, आपके क्लास टेस्ट वगैरह में आ जाएगा, ये प्री बोर्ड में हो सकता है आपके प्री बोर्ड में आ जाए, तो इसको बेसिक सा क्वेश्चन है और देख लीजिएगा आप। इंडियाज टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, ये भी नॉर्मल है, छोड़ सकते हो, बेसिक सा एक बार देख लो, ऊपर ऊपर से छोड़ दो। अकॉर्डिंग टू सेंसस हाउ मेनी इनहेबिटेड विलेजेस, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। द पोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया 2011 इज, ये भी थोड़ा सा याद कर सकते हो सकता है आपकी क्लास टेस्ट में आ जाए, बोर्ड में ऐसा नहीं देगा, क्योंकि सीबीएसई का भी एक लेवल होता है, वो इससे नीचे नहीं जाता, ठीक है, या फिर इतना ही लेवल होता है कि वो इतना हार्ड नहीं पूछता, जैसे कि ये हार्ड में कंसिडर कर सकते हैं, मैं इसको बकवास क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना जो टफ होता है ना परसेंटेज वगैरह में होता है, वो अगर आपकी किस्मत खराब होगी ना तभी आपके पेपर में मिलना है वो आपको क्वेश्चन, या फिर सीबीएसई ने अगर सोच लिया है कि अब की बार तो बस कर ही देना है, तो वो मिलने वाला है आपको इतना हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। फिर जैसे कि आगे हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये डायलेक्ट्स वाला, ये छोड़ दीजिए, इतना पूछता नहीं है, मतलब इतना बारीकी में कोई नहीं जाता है। लैंग्वेज वाला ये भी एक बार देख लीजिए, पीडीएफ में इसलिए डाले हैं ताकि आपका नॉलेज इनहेंस हो उसके, और इनका बोर्ड में कोई मतलब उतना होता नहीं है, सीयूटी वगैरह में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, स्मॉलेस्ट लैंग्वेज फैमिली इन इंडिया, ये लार्जेस्ट वाला पूछा जा सकता है एक्चुअली ना, लार्जेस्ट वाला ना, आर्यंस वाला एक बार देख लीजिएगा, सी2 में लास्ट पर पूछा गया था, तो इसलिए बता दूं कि हो सकता है अगर सी की परस्पेक्टिव से अगर पेपर बनाने लगे बोर्ड वाले भी तो डाल दें क्वेश्चन भी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। और फिर बाद में इसको छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आप देख लीजिए सिख, ये तो बेसिक से कॉमन सेंस है भाई, पंजाब में ही रहते हैं मोस्टली, पंजाबी जो सिख होते हैं वो वाले टर्बन पहनते हैं अपना। और मेजर कंसिडरेशन ऑफ बुद्धिज्म छोड़ दीजिए, और इसमें जो है फिर आगे क्लासिफाइड एज नॉन वर्किंग इन 2011, ये आपको प्री बोर्ड्स में देखने को मिल सकता है, आपके बोर्ड में मुश्किल है, प्री बोर्ड्स में देखने को मिल सकता है।
अगर आपके टीचर का दिमाग काफ़ी खुराफाती होगा तो वो पक्का डाल देगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैंने डाल दिया है यहाँ पे पीडीएफ में भी। विच स्टेट हैव द हाईएस्ट वर्क पार्टिसिपेशन रेटिंग, ये पूछा जा सकता है। इसको आप इम्पोर्टेंट कंसिडर कर सकते हो। वो वाली बात है कि अगर कभी मूड खराब हुआ एग्जामिनर का तो वो डाल देगा, ठीक है। और फिर अगला जो क्वेश्चन है, लोअर इकोनॉमिक बिकॉज, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ भी सकते हो और थोड़ा सा पढ़ लेना। इतना हार्ड है नहीं, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो अच्छा लेवल का है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए आपको छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि जितना स्टफ आप पढ़ लोगे ना उतना ही फिर आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। कन्फ्यूज जितना होगे उतना ही फिर पेपर में गलत सलत लिख के आओगे और नंबर कटेंगे उसके, क्योंकि हर एक बारीक से बारीक चीज़ें भी मैटर करती हैं एग्जाम के अंदर। फिर जो है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इंगेज इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री, बेसिक इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए। ये NYP इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि कितनी एज वालों के लिए ये चलवाई गई थी 2014 के अंदर, ये जो आई थी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लॉन्च की थी बेसिकली। तो इसको थोड़ा सा आप कंसिडर कर लेना, अपने माइंड में रख लेना है किसी कोने में। फिर है एग्रीकल्चर सेक्टर, बेसिक है, देख लेना। डिक्लाइन पोर्शन ऑफ वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम 2001 टू 2011 इंडिकेट्स द शिफ्ट टूवर्ड्स, किसकी तरफ चले गए थे लोग, पहले खेती की तरफ काम करते थे, फिर किसकी तरफ चले गए थे, जिसमें नॉन फार्म एक्यूपेशन था, लाइक अपनी जॉब करने लग गए थे। आगे हम बात करेंगे, आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, उसकी बात करेंगे तो उस टाइम में ही समझा देंगे। और ये आपने पढ़ भी लिया होगा, बेसिक सी चीज़ है, इसलिए ये भी, इसके लिए भी आप देख लीजिए। यहाँ से जो चीज़ शुरू होने जा रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही सोच समझ के पढ़ना, इसको भी बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आंसर आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि मैं मेरे ही आंसर पढ़ो आप, या फिर यही आंसर रटना है आपको। बिल्कुल मैं वो चीज़ आपको नहीं बोलूँगा। आपको ये बस क्वेश्चंस आपको माइंड में रखने हैं। व्हाट मेक्स द पीपल एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्री, बेसिक क्वेश्चन है, अपना माइंड लगा के लिख सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि अपना माइंड से नहीं लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इतनी सिंपल लैंग्वेज में डाला है ना ये, कि आपको याद करने में या फिर समझने में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैंने मेहनत की है, अब अगर आप नहीं लाइक करते हो वीडियो को या फिर नहीं सब्सक्राइब करते हो तो वो आप पे है, फिर आपकी चॉइस पे है, हम क्या बोल सकते हैं इसके पक्ष में। आगे जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेंसस, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया, इसमें नीचे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मैंने बात बोली थी ऊपर वो यहाँ पे दिखा रहा है कि पहला सेंसस कंडक्ट 1872 में हुआ, कंप्लीट 1881 में हुआ। तो जो लाइन मैंने बोली थी वो लाइन आपको यहाँ को देखने को मिल गई है, ठीक है। फिर आपको जो आंसर्स हैं वो आप अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, और पीडीएफ में डाल ही दूंगा तो पीडीएफ से पढ़ के भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखेंगे स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जहाँ जगह अच्छी होगी वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। जगह अच्छी मतलब प्लेन सरफेस होगा, पानी मिल जाएगा, लोगों को अच्छा वेदर मिलेगा, अच्छा 12 महीने जो क्लाइमेट होता है वो भी अच्छा होगा, नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, नहीं बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। यही इसमें बताया हुआ है कि जैसे यूपी वाला जो एरिया है या फिर जो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पहाड़ी एरिया है, साथ में मिलिटेंसी वगैरह है, टीसी है, तो उस फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ में डाली हुई है, ठीक है। और हम आगे जो बात करने वाले हैं वो है फिजिकल फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही ये नीचे वाला क्वेश्चन है, आप इसको सेम क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हैं। कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन मिला के भी दिखा दिया जाता है पेपर में, शो कर देंगे आपको कि ये स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है और इसको फिजिकल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है या फिर कैसे इफेक्ट करता है। दोनों क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में डाल दिया, फिर इसको 5 नंबर का बनाना पड़ेगा। फिर अब ये 3-3 नंबर के हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने 3 नंबर में लाइंस हैं वो काफ़ी कम डाली हैं,
हो सकता है कुछ बच्चों को कम लगे, कुछ को ज़्यादा भी लग सकती है, वो अपने अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। पर ये जो लाइन्स मैंने डाली है ना, ये बहुत ही सोच समझ के डाली है। ये कंटेंट इतना ही बनता है, आप इस क्वेश्चन को खींच के अभी 3-4 लाइन और भी लिख सकते हो। वो बोलते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, आप इसका बना सकते हो। पर मैंने जो कंटेंट लिखा वो एकदम प्योर है और एकदम जो टू द पॉइंट बात की है मैंने। तो ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्ट्रेच कर सकते हो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बिसाइड्स क्लाइमेट हाउ द इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पॉपुलेशन इन सर्टेन एरियाज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ऊपर वाले, ये तीनों क्वेश्चंस को आप ऐसे मान लीजिए कि ये है 5 नंबर में भी आ सकते हैं आपके, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकते हैं। अगर आपको ये 5 नंबर में दिखे तो आपको ना सरप्राइज नहीं होना है बिल्कुल भी कि यार तीनों क्वेश्चन एक में मिला दिए हैं, क्योंकि ये बेसिकली मैंने इसलिए टुकड़ों में तोड़ दिए हैं ताकि याद करना आसान हो जाए। और कभी कभी छोटा भी पूछ लेता है क्योंकि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें कंटेंट बड़ा देखा जाता है। अगर एक पेज का एक्सप्लेनेशन है ना तभी उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटे एक्सप्लेनेशन में से नहीं पूछता है। इसलिए मैंने इसको 3-3 नंबर में तोड़ के डाला है, बल्कि तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। आगे जो इंपॉर्टेंट होंगे वो बता दूंगा, अगर मार्क नहीं भी करवाऊंगा तो आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक सा पढ़ना है इसको। इकोनॉमिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और स्पेटियल पैटर्न तो इंपॉर्टेंट है ही है, यही तो है इस पूरे चैप्टर में और है ही यहाँ। और या फिर वो 4 फेज हैं जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। फिर है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टेट इंडियाज फिगर इन 2011। बेसिक सा है, इसमें डेफिनेशन पढ़ लेनी है आपको। ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे दी हुई है, डेंसिटी मेजर्स इन स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपुल इन रिलेशन ऑफ लैंड, इट इज़ फॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट। ये डेफिनेशन है, ये पढ़ लेनी है, ये बिल्कुल आपको रटनी नहीं है, बस समझ लेनी है ताकि आप इसको लिख सको कभी कभी भी ज़रूरत पड़े। और बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, इसको एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकता है। वो जैसे बेसिकली पूछ लेगा व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फिर नीचे 4 डेफिनेशन डाल देगा, उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा रिलेटेड रहेगी ना उसमें आपको टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है, सीधा सा बात ये है। आगे बात करते हैं चलो। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है, बन सकता है छोटा क्वेश्चन इसमें से, और ये क्वेश्चन एज इट इज भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसको ज़रा तोड़ मरोड़ के बना नहीं सकते हैं। अगर एमसीक्यू में अगर पूछेगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ना जो टिक लगाने वाला जो कंटेंट है ना, जैसे छोटा नहीं दे रहा है, अरसर रीजन टाइप क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछ लेगा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है, फिर डेफिनेशन डाल देगा नीचे 4, बताओ इनमें से कौन चीज़ ठीक है। या फिर दोनों डाल देगा, दोनों डेंसिटी के बारे में डाल देगा, फिर नीचे पूछ लेगा ये इसका असर्शन है, ये इसका रीजन है, दोनों सही है कि नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद पता होनी चाहिए। इनका जो फॉर्मूला होता है वो आपके दिमाग में होना ही होना चाहिए, उसको आप भूल नहीं सकते हो। वो बेसिक चीज़ है, अगर आप उसको भूल दोगे, अगर भुला दोगे उस चीज़ को, तो आप अपने नंबर भी भूल जाना, फिर मतलब 2 या 3 नंबर तो अपने कटवा के ही मानोगे तुम, किसी ना किसी टेस्ट में होना ही होना है आपके साथ ये। ठीक है, तो इससे बढ़िया कि पहले ही आप समझ लो इस चीज़ को, इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो और मेरी बात मान लो। व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड व्हाट आर इट्स टू मेन कंपोनेंट्स। ये क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, और मैं आपको एक्सप्लेन जैसे कर देता हूँ अभी साथ में ही, कि या तो पॉपुलेशन नेचुरली होगी या मैन मेड होगी। मैन मेड कैसे होगी, आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, 5 बच्चे उठ के बाहर चले गए, आपकी क्लास की पॉपुलेशन कम हो गई, 45 हो गई, 45 स्टूडेंट्स बच गए, तो मतलब ये मैन मेड डेंस पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर डिक्रीज है। ठीक है, इसे बोलते हैं मैन मेड। अगर आपकी जैसे किसी एरिया में ऐसा होता है कि वहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत कम हो जाती है और डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग मरने ज़्यादा शुरू कर देते हैं, जितने पैदा नहीं होते उतने मर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट काम करने लग जाता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। किसी फैमिली में 10 लोग थे, नए नया बच्चे का जन्म हो नहीं रहा है और उसमें से 4 लोग मर जा रहे हैं, तो फैमिली की ग्रोथ है वो डेफिनेटली नहीं होगी,
वो वापस पॉपुलेशन डेफिशिएट में चली जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है, नॉर्मल सा है, सिंपल लैंग्वेज में डाला है, इसीलिए डाला है कि अगर मेरा समझाया हुआ समझ में नहीं आए तो आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हो। ठीक है, फिर आगे वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट कैरेक्टराइज्ड फेज वन 1901 टू 1921? ये जो चारों फेज हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन में भी, ये जो मैंने अलग अलग क्वेश्चन तोड़ के डाल दिया है, ये इसलिए डाला है क्योंकि कभी कभी 5 नंबर में इसकी अगर जगह नहीं मिलती उसको एग्जामिनर को कि यार ऑलरेडी हमने 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन बना दिए हैं, अब पर ये इंपॉर्टेंट है तो उसको कहाँ डालें, तो वो आपके 3 नंबर वाले में इसको डाल सकता है। और 3 नंबर वाले के परस्पेक्टिव से भी देख सकते हो उसको, और 5 नंबर वाले के परस्पेक्टिव से भी इसको देख सकते हो, दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मार्क करोगे आपको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, पीक पे इसका जो लेवल है वो है आपके चैप्टर में इसके। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ये सारे जो ईयर्स हैं वो याद कर लेने हैं, जैसे कि 1901 से लेके मतलब 1921 तक है, फिर अगला फेज 1921 से 1951 तक है, फिर 51 से 81 तक है, फिर 81 के बाद में तो आपने जनरल भी आपको पता चल ही जाता है क्योंकि आप ही पैदा हुए होगे अराउंड 2006 टू 2005 के आसपास तो हो गए आप, ऐसे आगे के हो गए। तो इसमें बात ये है कि आपने जो पीछे का 20 साल का डेटा होता है वो तो आपको जनरली वैसे दिमाग में हो जाता है, और आप कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो आपको पता चलने लगेगा कि पहले के जो टाइम का, जैसे इस क्वेश्चन में डाल रखा है मैंने, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होता था कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा होती थी, बच्चे पैदा भी ज़्यादा होते थे और जो मरते थे वो भी बहुत ज़्यादा मरते थे। इवन कभी कभी ऐसा होता था कि जितने पैदा नहीं हुए उतने मर जाते थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होना शुरू हुई, तो इसमें हेल्थ सैनिटेशन, जैसे मैंने 10th वाले क्वेश्चन में डाल रखा है, हेल्थ सैनिटेशन इंप्रूव हुआ तो लोगों ने मरना, लोगों में जो डेथ रेट थी वो कम हो गई और बर्थ रेट थी वो ज़्यादा इंक्रीज हुई। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन का लेवल था वो बराबर बराबर था, उतनी ज़्यादा इंप्रूव भी नहीं हुई थी मेडिकल फैसिलिटी, पर नॉर्मल नॉर्मल सा था। ठीक है, फिर जो फेज आया 51 से 81 के आसपास, इस फेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, एक बॉम्ब फटता है उसकी तरह, दो दो के चार, चार के आठ, ऐसे फैले रैंडमली। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या हुआ, फिर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया कि आपने पढ़ा होगा आपकी पॉलिटिकल में भी कि इंदिरा गांधी सरकार ने फिर स्टेरिलाइजेशन किया था, मतलब नसबंदी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो करवाना शुरू कर दिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई थी। वो इसलिए क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अपनी पीक पे थी, उन्होंने अपना सारा जो टेक्नोलॉजी था वो गेन कर चुकी थी, वो सारी मेडिसिन आ चुकी थी मार्केट में, तो लोगों में जो डेथ रेट था वो डाउन हो गया और जो बर्थ रेट था वो बढ़ गया, प्रपोर्शनेट हो गया, वो दोनों चीज़ें जो फिजिक्स में होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा प्रपोर्शन होता है, वो वाली चीज़ शुरू हो गई यहाँ पे। ठीक है, फिर जैसे इसमें डाल रखा है कि फिर क्या हुआ, 81 के बाद क्या होना स्टार्ट शुरू हुआ, एजुकेशन लोगों में था वो इंक्रीज हो गया, लोगों के बीच स्लोगन्स दिए गए, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसी चीज़ें की गई, सरकार द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए गए। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने जो बर्थ रेट था लोगों में वो कम हुआ, सभी जो फैमिलीज में एक या दो ही बच्चे पैदा होने लगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि सरकार ने भी प्रेशर डाला लोगों पे, साथ ही साथ लोगों के अंदर भी नॉलेज आ गया था कि बच्चों का फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करेंगे अगर इतने ज़्यादा बच्चे हो जाएँगे। फिर धीरे धीरे जो प्राइस भी इंक्रीज होने लगे थे चीज़ों के, महंगाई बढ़ गई थी ना, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई, तो इसलिए फिर वो सभी चीज़ें मैटर करने लगी, तो फिर उतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी, और फिर नॉर्मली एक बेसिक लेवल पे आ गए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगर ये समझ नहीं आया यहाँ पे, ये जो अगर चारों फेज हैं, वैसे तो आपको समझ आ जाना चाहिए था, अभी जो बोर्ड्स आने वाले हैं आपके वो काफ़ी नज़दीक हैं, आपने पढ़ लिया होगा इसको बहुत बारीकी से। अगर मैं समझाऊंगा तो कभी इसका पर्टिकुलर वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें सिर्फ हम चैप्टर को समझाने की बात करेंगे। इस यहाँ जो है मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको देने आया हूँ, बेसिकली समझाना जो है वो ऑलरेडी मैं इसमें इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर दी है कि वो आप खुद ही समझ सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है,
पर मैं आपको एक बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको अगर पढ़ा हुआ होगा तो एक आइडिया से आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक है, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक है, पढ़ोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। ओके। 15 लेवल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी एनवाईपी निकाल के 2014 में? उनका मोटिव यही था कि जो अपनी यूथ है उसको सारी टाइप की एजुकेशन देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, उन्हें हर वो अपॉर्चुनिटी देना जिसके जो वो डिजर्व करते हैं और उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि अपने देश को एक अच्छे स्तर पे ले जाने के, एक अच्छे पोजीशन पे ले जाने के लिए ये सब ज़रूरी था। इसीलिए एनवाईपी निकाली गई थी बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा 2014 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। इसमें इतना ही है कि अपनी यूथ को एडवांस करने के लिए और अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने के लिए ये निकाली गई थी। ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं वो है रूरल अर्बन कंपोजिशन इंडिकेट्स अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन। बेसिक सा क्वेश्चन है कि लोग पहले जो थे वो ट्रेडिशन अपना जो मेथड थे वो यूज करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह करते थे। वहाँ की जो सोसाइटी थी वो सारे जैसे अपने जो पुराने जो दादा दादी लोग होते हैं, अगर वो बेसिकली अगर किसी एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े होंगे तो उनका जायज़ सी बात है उनका खेत में ही घर होगा या फिर वो गाँव में ही रहना पसंद करेंगे। आप शहर में रह के एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना काम नहीं कर सकते हो। इसलिए जो मेन जो इन्फ्लेशन था वो सारा एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ था। पर धीरे-धीरे अब क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो सारे अर्बन सेक्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। लोगों के बीच एक अवेयरनेस हो गई है कि एग्रीकल्चर में पैसा-वैसा नहीं है, तो इसलिए सारे लोग अपने शहरों की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिए हैं। बस यही इस चीज़ के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है और कुछ अलग से कुछ है नहीं। ठीक है? बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, वो है मेजर लैंग्वेज फैमिलीज ऑफ मॉडर्न इंडिया। नॉर्मल है, नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, कोई बात नहीं है। इसका जो नाम है याद रखोगे तो भी ठीक है, जैसे कि इंडो यूरोपियन को मन आर्यन बोलते हैं, ओस्ट्रिक को निसाडा बोलते हैं, सीनो टिबेटियन को किराटा बोलते हैं। ये चीज़ें हैं और नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। वेयर आर द टू स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप? छोड़ दो, लिव इट जाने दो। अगला 19 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन ऑफ मैन वर्कर एंड मार्जिनल वर्कर। इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पूछ लेगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा तो एमसीक्यू में पूछ लेगा, व्हाट इज मैन वर्कर नीचे पूछ लेगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा बनेगा कि कितने दिन काम करने वाले वर्कर को अपन मैन वर्कर बोल सकते हैं या मार्जिनल वर्कर बोल सकते हैं। जो 6 महीने से ज़्यादा काम करेगा या 6 महीने काम करेगा उसको बोलेंगे मैन वर्कर। 6 महीने से कम काम करेगा या 6 महीने, हाँ 6 महीने से कम ही काम करेगा उसको बोलेंगे मार्जिनल वर्कर बोलेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आगे है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स। जैसे मैंने पहले बताया था, पहले एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड थे तो लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम करते थे। अभी लोग शहरों में आ गए हैं, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ बताई गई है। आगे भी आगे वाले चैप्टरों में आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें से नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 2 ही क्वेश्चन मैं इसमें आपको मार्क करवाने वाला हूँ और फिर आप अगर मैंने क्वेश्चन अदर भी डाले हैं, ऐसी बात नहीं है, और क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। पर बात ये है ना कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बाकी आप पढ़ लेना, क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा आपके पास कि आप इसके सारे चैप्टर की बैठ के रीडिंग लगाओ। ठीक है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है और अपने बोर्ड में सबसे बेस्ट करके आना है और शांति से अपना पढ़ाई करनी है, ज़्यादा शोर शराबा करना नहीं है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप बता देगा कि कहाँ से आपने पढ़ा था, कहाँ से आपने कंटेंट देखा था। और जितना वो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, अब समझने वाले समझ जाएंगे, बट जो कंटेंट होगा वो सबसे बेस्ट कहाँ मिलना है सबको पता है। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, टॉपिक पे आते हैं वापस। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ऊपर जैसे मैंने 3-3 नंबर वाले में डाल रखे थे। ये जो दोनों क्वेश्चन थे
स्पेटियल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ में पॉपुलेशन वाला, ये दोनों मैंने ऊपर आपको बता दिए थे, 3-3 नंबर में बता दिए थे, तो मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इतना टाइम है भी नहीं। दूसरी मेन बात, फिजिकल फैक्टर और क्या था ये वाला, इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। इसको हिस्टोरिक फैक्टर मत लिखना, हिस्टोरिक फैक्टर एक बेसिक सा आप रेफरेंस डाल सकते हो, बल्कि मेनली जो ये होता है वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ही होता है। इसको सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर बोलोगे तो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, बल्कि आप हिस्टोरिक फैक्टर तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट मैटर करेगा, कहाँ रह रहे हो आप, या आप ही खुद ही देख लो, आप हीट में रहना पसंद करोगे, नहीं करोगे। पहाड़ों में रहना भी, आप टूरिज्म के तौर पे जा सकते हो पहाड़ों में रहना ईजी नहीं है, ठीक है। आपको ये बातों को पता होना चाहिए। आगे ये जो है फेज वाला क्वेश्चन, इसको तो मैं सुपर सुपर वो बोलूँगा, इम्पोर्टेंट बोलूँगा, इसको तो याद ही कर लीजिए। ये तो आना ही आना है आपके पेपर में, अगर चैप्टर फर्स्ट से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही क्वेश्चन आएगा। मेरी बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये चारों फेज को मैंने एक क्वेश्चन में डाल दिया है और इसको 5 नंबर का बना दिया है, जैसे कि ये होना चाहिए 5 नंबर का ही ये क्वेश्चन आता है बेसिकली, और 5 नंबर में मैंने इसको डाल दिया है। और इतना ही कंटेंट आपको लिख के आना है, उतना बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है इसको। कुछ-कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक जो लंबे वाला क्वेश्चन उनको मिल जाता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिल गया उनको, उनको वो आता है, फिर वो देखो उनकी कला देखो फिर तुम, वो खींचते चले जाएँगे उसको, 1 डेढ़ पेज फिल कर देंगे, 2 पेज फिल कर देंगे। उसमें ना वर्ड लिमिट डाली हुई होती है, तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है, मेन कंटेंट लिखना होता है। बाकी आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना होता है। कभी-कभी एग्ज़ामिनर का मूड होता है, वो सिर्फ़ मेन कंटेंट देखने का होता है, अगर आप ज़्यादा बकवास लिखोगे तो उसका मूड खराब हो जाएगा, वो आपके नंबर काट लेगा वापस। फिर आप बोलते रह जाओगे, फिर आपके पास चांस नहीं है ना, दूसरा चांस आपको नहीं मिलेगा। इसमें वो ही बात है कि अगर आप आपके पेपर से आपको जज करेगा वो, ठीक है? और जैसा आप पेपर लिखोगे वैसा ही आपको नंबर मिलना है। तो इस बात का ध्यान रखना। बोनस टिप है बेसिकली, ये मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि आंसर लिखने में ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, बेसिक सा है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर से नहीं पूछेगा क्योंकि आगे इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है आपकी बुक में, छोड़ दो। पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यहाँ कुछ फैक्ट याद कर लोगे तो अगर आगे वाले चैप्टर्स पूछा जाएगा उसमें डाल देना, ठीक है। फोर्थ वाला ये तो छोड़ दो, ये नहीं आने वाला, ये मैंने एक बेसिक सी रेफरेंस के लिए डाल दिया था। और ये वाला ये वाला जो क्वेश्चन है, मेजर चैलेंजेस इंक्लूडेड, ठीक है। फेस बाई, ये मतलब यहाँ ना, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे है कि ऐसा ऐसा पूछेगा नहीं वो। तो एडोलसेंट्स पॉपुलेशन है ना, जो प्यूबर्टी वाली एज एज होती है, वो वाला क्वेश्चन तो एमसीक्यू में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। पर ये जो चैलेंजेस है ना, ये चैलेंजेस आपको याद करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एक तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बना देगा कि ऐसी ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो कि एक यूथ को फेस करनी पड़ी अपनी टाइम पर। और हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर जो पीरियड स्लॉट्स मैंने बताए थे ऊपर, जो ये फेज है उसको भी कंसिडर कर दे। ऐसे डाल देगा 1951 टू 1981 में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यूथ को फेस करनी पड़ी। तो उस पर्सपेक्टिव से आप ये ना, ये बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखना। और इस चैप्टर में कुछ नहीं था, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा अच्छा कंटेंट और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड। अगर आप उसको वाकई में दोस्त मानते हो तो ये उसको आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, इतनी सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखी है। तो मेरी मेहनत के लिए एक वीडियो पे लाइक, एक सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, और ऐसे ही अपन पेपर क्रैक करते रहेंगे और पेपर लीक करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। थैंक यू सो मच।